All right, so today we are going to start with the correlation और इसके तीन सवालात इंशाल्लाह हम आज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. So what does a correlation means? Correlation is a statistical measure that describes the strength and direction of the relationship between the two variables. It quantifies how much one variable changes as another variable changes. Here are some key points about the correlation. अब आगे इसके दो पॉइंट्स हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. कोरिलेशन, रिलेशन, नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ देयर विल बी समथिंग अबाउट द रिलेशनशिप. देखिए, इट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो अबाउट कि किस फैक्टर के चेंज होने से किस चीज पे क्या फर्क पड़ता है. जैसे आजकल वर्ल्ड कप चल रहा है, आप लोग देख रहे हैं, बल्कि ना ही देखे तो बेहतर है. तो अब उसमें को रिलेशन बताया जाता है. मिसाल के तौर पर मैं देखूंगी जो भाई बाबर आजम के स्कोर से पाकिस्तानी टीम के स्कोर पे क्या फर्क पड़ता है. हो सकता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो कि भाई अगर बाबर आजम ज्यादा स्कोर करेगा तो पाकिस्तान का टोटल स्कोर भी ज्यादा, टोटल स्कोर जो है वो भी ज्यादा बढ़ जाएगा. जैसे बाबर आजम के बारे में मैंने सुना है, मैंने ऐसी मीम्स देखी हैं कि वो शायद अपनी सेंचुरी वेंचुरी के लिए खेलता है. तो इसका मतलब ये है कि उसके स्कोर के बढ़ने से पाकिस्तान के स्कोर पे कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है. अच्छा, इसी तरीके से दो चीजों के रिलेशनशिप, जैसे आपकी उम्र बढ़ती रहती है तो आपके पास, उम्मी तौर पर बात कर रहा हूं, पैसे भी बढ़ते रहते हैं. आपकी उम्र बढ़ती रहती है, आपकी टेंशन्स भी बढ़ती रहती हैं. अब मिसाल के तौर पर मैं बोलता हूं कि भाई आपकी उम्र बढ़ती है तो पाकिस्तान का स्कोर भी बढ़ जाता है. देयर इज नो रिलेशन बिटवीन आपकी उम्र और पाकिस्तान का स्कोर. आर यू गेटिंग दिस? तो हमें देखना ये होता है कि अच्छा, बिजनेस साइड पे देखें आप, तो किस चीज के बढ़ने से, मतलब मिसाल के तौर पर पेट्रोल बढ़ गया, मिसाल के तौर पर पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई, क्या उससे आटे की प्राइसेस बढ़ी हैं? हाँ, बढ़ी हैं. कोई ना कोई रिलेशन तो निकलेगा कि भाई पेट्रोल के बढ़ने से. मैंने पूछा, क्या पेट्रोल के बढ़ने से तुम्हारी सीजीपीए बढ़ी है? देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द सीजीपीए एंड पेट्रोल प्राइसेस. सही है ना? तो हमें पहले तो ये देखना है, फिर दूसरी चीज ये देखनी है कि कितना इंपैक्ट पड़ता है, उस कोरिलेशन की वैल्यू क्या होती है. जैसे यहां पे देखो ना, स्ट्रेंथ बताता है और दूसरी डायरेक्शन. ठीक है जी. जैसे डायरेक्शन का मतलब क्या है कि भाई उम्र के बढ़ने से, मतलब आपकी एज बढ़ती चली गई, आपकी टेंशन्स भी बढ़ती चली गई, तो डायरेक्शन क्या हो गई? पॉजिटिव डायरेक्शन. दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. और मिसाल के तौर पे, तो हमारे पाकिस्तान के एतबार से बात कर रहा हूं, उम्र बढ़ती चली गई, खुशियां कम होती चली गई. इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. जब बचपन में छोटे थे, ना कोई टेंशन, ना कोई नंबर, ना कुछ नबील का क्विज है, ना कोई प्रोबेबिलिटी है, ना यूनिवर्सिटी जाना है, ना अटेंडेंस की टेंशन है, ना रोजगार के मसले हैं. वो बस पार्क में निकल गए, खेल दिए खो खो, टिप टॉप, बर्फ पानी, और सही शुगर लगा हुआ है ना. कोई 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 बच्चे हैं ना, तो कोई अजीब सी निगाहों से देख भी नहीं रहा. आज कोई लड़का लड़की आपस में बात कर रहे हो तो चार लोग आपको जज करके चले जाएंगे. वो बचपन में देखे आप, लड़का लड़की आपस में खेल रहे हैं, कोई जज नहीं कर रहा आपको ना. तो बहरहाल वो बचपन का दौर अलग होता है. तो स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स, इट क्वांटिफाइज हाउ मच वन वेरिएबल चेंजेस एज अनदर वेरिएबल चेंज. एक चीज के तब्दील हो जाने से दूसरे में क्या तब्दीली आई है. ठीक है जी. अच्छा, दो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा आपसे. एक है डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप, जिसकी मैंने किसी तक मिसाल आपको दे दी है. पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या होगा? बोथ वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन. दोनों चीजें एक ही डायरेक्शन में चलें. एज वन इंक्रीजेस द अदर ऑल्सो इंक्रीजेस. नेगेटिव कोरिलेशन में क्या होगा कि एक चीज के बढ़ जाने से दूसरी चीज डिक्रीज हो जाए. द वेरिएबल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, एज वन इंक्रीजेस द अदर डिक्रीजेस. और एक हो सकता है कि नो कोरिलेशन, कोई उसमें कोई पेट्रोल के बढ़ने से आपकी सीजीपीए का कोई ताल्लुक नहीं है. ठीक है जी. देयर इज नो प्रेडिक्टेबल रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स. फाइन. अब उसकी स्ट्रेंथ देखी जाए, अब उसकी स्ट्रेंथ देखी जाए. एक होता है परफेक्ट कोरिलेशन.
A correlation of 1 means that the relationship between the variable is exactly linear. अगर कोरिलेशन की वैल्यू 1 आ गई, इसका मतलब ये कि वो परफेक्टली लीनियर है, यानी कि एक चीज के बढ़ जाने से दूसरी चीज भी बढ़ेगी और एग्जैक्टली उतनी ही बढ़ेगी जितनी की पहली चीज बढ़ी है। स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन। अब ये परफेक्ट नहीं है लेकिन ये स्ट्रॉन्ग है, यानी कि वो वैल्यू जो कि 1 के करीब करीब हो, 0.8, 0.9, 0.7, ये वो वैल्यूज हैं जो कि 1 से करीब हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि भाई स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन। काफी हद तक जो है ना इसमें इस चीज इस फैक्टर को कंसिडर किया जा सकता है। जैसे कि मुझे ऐसे समझ में तो नहीं आया, लेकिन वो जब क्रिकेट का मैच शुरू हो रहा होता है तो वो पिच के बारे में बता रहे होते हैं कि भाई इतनी ड्यू है इसमें और इतनी ये हार्ड है और इतनी इसमें ग्रासी है। अब उस ग्रासी पिच से स्पिनर्स को कितना फायदा होगा या नुकसान होगा, अगर मुझे डेटा दे दिया जाए तो मैं उसका कोरिलेशन निकाल लूंगा। बोलते कुछ लोग हमें बोलते हैं भाई डेड पिचेस है। अब इस डेड पिच पे स्कोर ज्यादा बनेगा या कम बनेगा, तो उम्मीद ये है कि डेड पिच के ऊपर स्कोर कम बनेगा। लेकिन आजकल की जितनी भी ये T20 मैचेस की पिचेस बनाई जाती हैं, ये ऐसी बनाई जाती हैं कि इसमें ज्यादा से ज्यादा स्कोर, क्योंकि अब क्रिकेट एक गेम कम और इंटरटेनमेंट ज्यादा हो गई। आप जाके देख लीजिए ये जो यूएस में स्टेडियम्स बने हैं कैसे बनाए हैं, आर्टिफिशियल स्टेडियम्स हैं। तो पैसा पैसा है भाई, डाला डाला। अच्छा, फिर क्या मॉडरेट कोरिलेशन। मिसाल के तौर पर वैल्यू आ गई आपके पास 0.5 या फिर माइनस का 0.5। जब माइनस में भी आ सकती है, ठीक है जी। इसकी रेंज -1 से +1 तक होती है। -1 का मतलब ये कि इंतहाई खतरनाक, बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट 180 डिग्री का रिलेशनशिप है। +1 का मतलब ये कि दोनों साथ साथ चल रहे हैं, जैसे फलक तक चल साथ मेरे। मॉडरेट को रिलेशन में क्या है, 0.5, यानी कि एक चीज के बढ़ जाने से दूसरी चीज के ऊपर आधा इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर हमारे मुल्क में दो चीजें महंगाई पर बहुत असरअंदाज करती हैं, एक पेट्रोल की प्राइसेस, एक डॉलर की प्राइसेस। बहरहाल किसी तक चूना भी है हमारे, हमें लगाया जाता है। वो पंचर वाले के पास जाओ, पंचर वाले से पूछो भाई 70 रुपए का पंचर था, 100 रुपए का क्यों हो गया? डॉलर महंगा हो गया। लगा वो पंचर रहा है लेकिन उसने महंगाई इसलिए कर दी क्योंकि डॉलर महंगा हो गया। ठीक है जी। तो बहरहाल, तो पेट्रोल मिसाल के तौर पर 50% महंगाई का ताल्लुक पेट्रोल से है और 50% महंगाई का ताल्लुक डॉलर के रेट से है। फिर एक है वीक कोरिलेशन, एक ऐसा कोरिलेशन जिसकी वैल्यू 0 के करीब आए, उसको हम लोग बोलते हैं वीक कोरिलेशन। यहाँ मैंने कुछ बातें मेंशन कर दी हैं कि कोरिलेशन कोफिशिएंट जिसको हम लोग R से रिप्रेजेंट करेंगे, उसकी वैल्यूज -1 से +1 के दरमियान में हो सकती हैं। बच्चे जब सवाल सॉल्व कर रहे होते हैं, किसी का आंसर 42 आ रहा है, भाई 42 खुदा का वास्ता नहीं आ सकता। ठीक है जी, -1 से +1 के दरमियान में आएगी। अगर R की वैल्यू 1 हो तो इसका मतलब ये कि वो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर R की वैल्यू 0 से 1 के दरमियान में हो तो इसका मतलब ये कि वो पॉजिटिव कोरिलेशन है। वो परफेक्ट तो नहीं होगा, परफेक्ट 1 के केस में होगा। अगर R की वैल्यू 0 तो इसका मतलब ये कि देयर इज नो कोरिलेशन इन बिटवीन द टू वेरिएबल्स। और अगर R की वैल्यू -0 से -1 के दरमियान में हो तो इसका मतलब ये कि उसके इन दोनों के दरमियान में नेगेटिव कोरिलेशन है। और अगर R की वैल्यू एग्जैक्टली -1 आ जाए, इसका मतलब ये कि दोनों में 180 डिग्री का फर्क है, जिसको 36 का आंकड़ा बोलते हैं, वो है। ठीक है जी। आइए अब इस कोरिलेशन के फॉर्मूले को अपने पास नोट कर लीजिए। ये वो कोरिलेशन का फॉर्मूला है जो हमने अपने सवालात में इस्तेमाल करना होगा। R इज द कोरिलेशन कोफिशिएंट। X मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, जबकि Y मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और Y डिपेंड करेगा ऑन द वैल्यू ऑफ X। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर X पेट्रोल की प्राइसेस है और Y महंगाई है, तो महंगाई डिपेंड कर रही है पेट्रोल की प्राइसेस पर। अच्छा, इन टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज XI, यानी कि जो मुझे X की वैल्यूज दी जाएंगी वो XI होंगी। दिस इज X बार, इसका मतलब ये कि यू आर सपोज टू टेक द अरिथमेटिक मीन ऑफ द वैल्यूज ऑफ द X की वैल्यूज का एवरेज ले लीजिएगा। सेम इज द केस विद Y। ये मेरे पास Y की वैल्यूज कुछ गिवन होंगी, मैं उनकी Y की वैल्यूज का एवरेज ले लूंगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, मैं XI में से, यानी कि X की वैल्यूज में से उसके एवरेज को माइनस करूंगा
और y की वैल्यूज में से y के एवरेज को माइनस करूंगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा और आखिर में उन सबको सम कर लूं। ये मेरा पूरा न्यूमरेटर सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अब मैं डिनोमिनेटर में क्या करूंगा, यहां पर भी मैं x में से जो मैंने x बार की वैल्यू यानी कि यही वाला पूरा फैक्टर है, इन सब का मैं निकाल लूंगा स्क्वायर। स्क्वायर निकालने के बाद मैं इसको कर लूंगा सम, मेरे पास एक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अभी मैं स्क्वायर रूट के अंदर ही हूं। और दूसरा काम मैं क्या करूंगा, जो शुरू मैंने यहाँ पर x के साथ किया है वही शुरू मैं y के साथ भी करूंगा। y की वैल्यूज में से y बार यानी कि y की एवरेज की वैल्यूज माइनस कर दूंगा और उनका फिर स्क्वायर भी ले लूंगा, उन सबको सम कर लूंगा, मेरे पास एक वैल्यू और आ जाएगी। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, उसका स्क्वायर रूट निकालूंगा, ये मेरा आ जाएगा डिनोमिनेटर। मैं अपने न्यूमरेटर को डिवाइड करूंगा डिनोमिनेटर से, मेरे पास r की वैल्यू आ जाएगी। आइए जरा अपना पहला सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। टॉपिक है हमारा सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस टेस्टिंग। A software testing team is evaluating the correlation between the number of concurrent users on a web application and the response time of the application. They collected the following data for 10 performance tests. याद रखिएगा, लोड टेस्टिंग की जाती है जब भी कोई वेबसाइट बनाई जाती है। तो देखा ये गया कि जब उन्होंने एक नंबर ऑफ कस्टमर्स या फिर नंबर ऑफ पर्संस को या यूजर्स को वेबसाइट इस्तेमाल करने के लिए दी, तो उसका रिस्पॉन्स टाइम क्या आया। ऑब्वियसली बात है, जैसे हमारे यहाँ जब इंटर का रिजल्ट आता है और जब तकरीबन 1 लाख लोग हुकअप हो जाते हैं इंटरनेट की वेबसाइट, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की वेबसाइट पे, तो उस वेबसाइट का जनाजा निकल जाता है। अब क्या हुआ भाई, 50 यूजर जब इस्तेमाल कर रहे थे तो उसका रिस्पॉन्स टाइम था 200। जब 100 लोगों ने उसको इस्तेमाल किया तो रिस्पॉन्स टाइम आया 180। ये एमएस का मतलब है मिली सेकेंड्स। 150 यूजर्स जब हुकअप हुए तो 220 हो गया। जब 200 लोग चले गए तो फिर 240 एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब देखना यह है कि क्या यूजर्स के वेबसाइट को एक्सेस करने पर उसके रिस्पॉन्स टाइम में क्या इनके दरमियान में कोरिलेशन है, कितना कोरिलेशन है। ठीक है जी। तो अब हमें ये डिसाइड करना होगा कि इसमें से x की वैल्यूज क्या होंगी और y की वैल्यूज क्या होंगी। ये पहला वाला हमारे पास x हो जाएगा क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि ये वाली जो वैल्यू है, जो डिपेंड, ये जो रिस्पॉन्स टाइम है, ये डिपेंड कर रहा है कंकरेंट यूजर्स के ऊपर, तो ये y हो जाएगा। ठीक है जी। अब इसका टेबल बनाया। ये टेबल बनाने का बड़ा आसान तरीकेकार ये है कि आप अपना फॉर्मूला देख लीजिए कि आपके फॉर्मूले में रिक्वायरमेंट क्या क्या है, तो आपके लिए काम करना बड़ा आसान काम हो जाएगा। देखें जी, ये जो शुरू के जो 3 कॉलम्स हैं, ये तो मुझे सवाल में गिवन थे। अब मैंने फॉर्मूला देखा कि मुझे फॉर्मूले में क्या चाहिए, तो पता ये चला कि मुझे सबसे पहले चाहिए एवरेज एक्स बार। तो आप आइए और इन सब का एवरेज निकाल लीजिए। ये मैंने इन सब का सम निकाला हुआ है। सम कितना आ रहा है 2750, और कितने मेरे पास टेस्ट रन है 10। तो 2750 को डिवाइड कर दिया मैंने 10 से, मेरे पास एवरेज आ गया 275। सेम इज द केस विद वाई, क्योंकि मुझे वाई का भी एवरेज मालूम करना था, मैंने इन सबको प्लस किया, मेरे पास आंसर आया 2820। और चूंकि मेरे पास टेस्ट रन 10 थे तो डिवाइड कर दिया मैंने 10 से, सो आई गॉट 282। ठीक है जी। अच्छा, अब फॉर्मूले में क्या करना था, मैंने एक्स आई में से एक्स बार को माइनस करना था, यानी कि ये मेरे पास x की वैल्यू है और मेरे पास x बार की वैल्यू कितनी आई है 275। मैं 50 में से 275 को माइनस कर दूंगा, सो आई विल गेट माइनस का 225। ठीक है, इसी तरीके से मैं इसमें से भी 275 को माइनस कर दूंगा और मैं हर एलिमेंट में से 275 को माइनस कर दूंगा। यहां मेरे पास x माइनस एक्स बार आ गया। जो सुलूक मैंने एक्स के साथ किया है, बिल्कुल वही सुलूक आप वाई के साथ भी कर लीजिए, क्योंकि आपको फॉर्मूले में वाई आई माइनस वाई बार चाहिए। ठीक है जी। तो ये 2 कॉलम्स हमारे तैयार हो गए। अच्छा, अब उसके बाद और करें, करना क्या था, अब आपने करना ये था कि इस ब्रैकेट की वैल्यूज को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना था। तो अब आप इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, आपके पास वो वाली वैल्यूज भी आ जाएंगी। और आखिरी काम क्या था कि आपने इन सबका सम परफॉर्म करना था। यहां पर मैंने इन सबका सम परफॉर्म कर लिया, मेरे पास आ गया 103000। मेरे पास पूरा न्यूमरेटर सॉल्व हो चुका है, वो ये रहा।
अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड, अब मैं डिनोमिनेटर चेक करता हूँ। डिनोमिनेटर में मुझे क्या क्या चीज चाहिए, एक्स आई माइनस एक्स बार, ये तो मैं निकाल चुका हूँ, बस उसका स्क्वायर निकालना है मैंने, तो वो तो कोई मसले की बात ही नहीं है। मैंने क्या किया, x माइनस एक्स बार आया था मेरे पास, मैं -225 को -225 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सो आई विल गेट दिस वैल्यू। सेम इज द केस विद दिस वन, दिस वन, दिस वन, सारी वैल्यूज के साथ मैं यही करूंगा। अच्छा, उसके बाद फॉर्मूले के हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए था, इन सब का सम भी कर लेना चाहिए, तो मैंने उन सब का सम यहाँ पे मालूम कर लिया। जो सलूक मैंने x के साथ किया है वही सलूक बिल्कुल मैं y के साथ भी करूंगा, यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले वाई आई माइनस वाई बार का स्क्वायर लेना पड़ेगा। सो y माइनस वाई बार मेरे पास ये रहा, इसको मैंने स्क्वायर लिया, यानी कि -82 को मल्टीप्लाई किया -82 से, सो आई गॉट 6724, और इन सबका मैंने सम कर लिया। अब अगर आप गौर करें तो आपके पास अब रह क्या गया, अब आपने, आपके पास इस पूरी की वैल्यू मौजूद है और इस पूरी की वैल्यू मौजूद है, यानी कि डिनोमिनेटर के लिए आपके पास इसकी वैल्यू भी है, इसकी वैल्यू भी है। इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। डिनोमिनेटर पूरा आ गया आपके पास, न्यूमरेटर आपके पास ऑलरेडी मौजूद था, वो ये था। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, सो यू विल गेट अराउंड 0.982। लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस। All right, moving forward towards question number 2, that is all about network traffic analysis. उसमें दो चीजें हैं, एक बैंडविड्थ का यूजेज है और उसकी लेटेंसी है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और लेटेंसी जो डिपेंड कर रही है वो बैंडविड्थ के ऊपर कर रही है, सो दैट इज माय डिपेंडेंट वेरिएबल। सो सेम इसके साथ वही काम करेंगे हम लोग, हमने देखना है कि इनके दरमियान में कोरिलेशन क्या आएगा। सो सेम कैलकुलेशंस है, सेम फॉर्मूला है, आप इस पे अप्लाई करें, सो यू विल गेट 0.993। अब आप और कर सकते हैं, हम पीछे पढ़कर आ चुके हैं कि परफेक्ट कोरिलेशन क्या होती है, कि अगर वो 1 हो, तो अगर आप और करें और जितनी ज्यादा 1 से करीब होगी वो उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होगी। तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है वो, क्योंकि वैल्यू बता रही है 0.993। इसके बाद जो तीसरा सवाल है, दैट इज ऑल अबाउट द कोड कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस। अच्छा, अब साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी एक हमारे पास फीचर है, दूसरा है बग्स फाउंड, कितने बग्स फाउंड मिले हैं। अगर साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी 10 है तो हमें 5 बग्स मिल रहे हैं, अगर 15 है तो फिर 7 मिल रहे हैं, 20 है तो फिर वो 9 मिल रहे हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब अगर मैं सवाल को सॉल्व ना भी करूं और मैं सिर्फ ये गौर करूं, तो जैसे जैसे साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है वैसे वैसे बग्स भी बढ़ रहे हैं। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये 100% कोरिलेटेड है, क्योंकि ये बिल्कुल लीनियर एक कर्व बनने वाला है, लीनियर ग्राफ बनने वाला है। सो आप इसकी कैलकुलेशन करें तो आप अमेजिंगली देखेंगे, जो बात मैं आपसे कर रहा था, इसकी जो कोरिलेशन है वो एग्जैक्टली 1 आएगी, क्योंकि मुझे इसके डेटा डेटा जो है इसका प्रिडिक्ट कर रहा था कि जिस जिस अंदाज से जैसे जैसे साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जा रही थी, बिल्कुल वैसे ही बग्स भी जो है वो बढ़ते चले जा रहे थे, इसलिए इसकी जो वैल्यू है वो इस परफेक्ट आ रही है, दैट इज 1। थैंक यू वेरी मच।